हाय बच्चों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके समक्ष एक नए सेशन में। और आज हम करेंगे 12वीं क्लास के अनुवांशिकी इकाई का पहला लेसन। हालांकि ये एनसीईआरटी का 5वां लेसन होगा। नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन और आंसर करेंगे, है ना। हालांकि ये सेशन दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। आइए हम देखते हैं। इसका हिंदी होता है वंशगति का सिद्धांत। तो हम लोग वंशगति एवं विविधता का सिद्धांत, जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक स्लाइड बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा है। इसमें मैंने लगाया है एक डीएनए। देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिखाई दे रहा है। यानी कि इस सेशन में हम डीएनए के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें करेंगे, जेनेटिक्स की बातें करेंगे, जेनेटिक्स के बेसिक को समझेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम आज का सेशन का और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आइए पहला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशगति के नियम दिए? नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ हेरिडिटी। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, ग्रेगर मेंडल, न्यूटन, पन्नेट, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, आसान सा सवाल है कि द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो अनुवांशिकता का जो नियम, वंशगति का जो नियम दिया है बच्चों, उनका नाम था ग्रेगर मेंडल। कौन थे? ग्रेगर मेंडल। बच्चों मेंडल का जेनेटिक्स में बहुत ही बड़ा महत्व है, अनुवांशिकी विज्ञान में इनका बहुत ही बड़ा महत्व है। तो इनसे बड़े सारे प्रश्न पूछता है। सबसे पहले पूछता है कि ये मेंडल कहाँ के थे। तो अगर देश की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे बच्चों? ऑस्ट्रिया के थे ये। अगर हम देश की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रिया के थे। ग्राम, इनका गांव पूछता है, तो गांव इनका था सिलेसिया। सिलेसिया विलेज के थे ये, सिलेसिया गांव के थे। पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका 1822 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1884 ईस्वी में। तो ऑस्ट्रिया के निवासी थे, सिलेसिया गांव के थे मेंडल। और इन्होंने मटर के पौधे पर, कौन सा मटर था बच्चों? तो मटर था आपका गार्डन पे, उद्यान मटर था। कौन था? उद्यान मटर, पाइसम सटाइवम था, इस पर प्रयोग किया था। न्यूटन का संबंध भौतिकी से है। इन्होंने न्यूटन का गति नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, बाइनोमियल थ्योरम दिया था। कैलकुलस के जनक भी न्यूटन थे। पनेट, इनका ना पनेट, सी पनेट, और ये 1905 में पनेट वर्ग दिया था इन्होंने। और ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश के थे। इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, अगले सवाल पे। इसको निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। आओ बच्चों देखें, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, पुन्नेट वर्ग विकसित किया था। पुन्नेट स्क्वायर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो बच्चों पुन्नेट स्क्वायर ऑप्शन दिया हुआ है मेंडल ने, वाटसन एवं सटन ने, रेजिनेल्ड ने और बोवेरी ने। यहाँ पे पन्नेट शब्द ही नहीं दिया। और आप जानते थे कि पन्नेट स्क्वायर सी पन्नेट ने आविष्कार किया है। कोई बात नहीं, सी पन्नेट का पूरा नाम है रेजिनेल्ड सी पन्नेट। क्या नाम है? रेजिनेल्ड सी पन्नेट। तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? रेजिनेल्ड सी पन्नेट। और कब दिया था इन्होंने? 1905 में। आपसे पूछे कि पन्नेट स्क्वायर क्या है, तो कहेंगे पन्नेट स्क्वायर एक वर्ग है जिसमें हम किसी भी पौधे का, किसी भी जाति के गुणों को रख करके उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो की भविष्यवाणी करते हैं। पन्नेट स्क्वायर एक वर्ग है
जिसमें हम किसी भी जाति के गुणों को रख करके उसके फिनोटाइप और जीनोटाइप के अनुपात की भविष्यवाणी करते हैं। मेंडल ने तो दिया था लॉ ऑफ हेरिडिटी, वाटसन ने तो किया था डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की बात किया था, है ना। बोवेरी तो थे नहीं, तो बोवेरी ने क्या किया था, सेंट्रोसोम की खोज। आपको पता ही होगा कि सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था बच्चों, बोवेरी ने किया था। बताया था कि प्लांट में नहीं होता है सेंट्रोसोम, एनिमल में होता है, तो बोवेरी ने सेंट्रोसोम की खोज की थी। ठीक है ना। उत्तर क्या होगा इसका, सी नंबर, रेजिनल्ड पनेट। और जितना भी बातें बता रहा हूं आपको लिखना भी है। अगला सवाल देखिए, है वंशगति के गुणसूत्री सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। वंशगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। आपका ऑप्शन है, देख लीजिए, आपका ऑप्शन है मेंडल, दूसरा ऑप्शन है सटन, तीसरा ऑप्शन है रेजिनेल्ड और चौथा ऑप्शन है बोवेरी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, हु इंट्रोड्यूस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन ने दिया। किसने दिया था, सटन ने दिया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सटन। बाकी तो आप जानते हैं कि लॉ ऑफ हेरिडिटी मेंडल ने, पॉनेट स्क्वायर रेजिनल्ड ने, बोवेरी सेंट्रोसोम खोज किए थे, और सटन ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आपको याद रखना है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन ने दिया था। चलिए, दो जीन के वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना। द प्लांट मेंडल यूज टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स इज, कौन सा बच्चों, तो सबको पता है कि दो जीन के वंशागति के लिए मेंडल ने उद्यान मटर, ये मैंने जस्ट बताया था, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम को चुना था। सेब, आम, आलू नहीं चुना था। चलिए, मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित कराया था। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन, बच्चों बहुत बारीक बारीक बातें मैं बताऊंगा आपको यहां पे। देखिए, मेंडल क्या थे, एक पादरी थे, एक चर्च के सन्यासी बन गए थे, और कहां थे, तो वो ऑस्ट्रिया के ब्रूनो एक शहर है, ब्रूनो शहर में एक मॉन्स्ट्री में नन बन गए थे। उन्होंने वहां पे अपने इस ऐतिहासिक प्रयोग की शुरुआत किया है, वो किया है 1856 में। ये भी पूछेगा आपसे कि मेंडल ने अपने प्रयोग की शुरुआत कब की थी। मेंडल ने अपना मटर पर ऐतिहासिक प्रयोग कब शुरू किया, तो याद करेंगे 1856, और 7 साल तक काम किया। 7 साल तक काम किया, तब आगे आपको कितना 63, 7 साल तक काम उन्होंने किया मटर के पौधे पर, और अनुवांशिकता संबंधित कुछ नियम दिए, और उस नियम को उन्होंने पहले अपने आविष्कार को एक शीर्षक दिया, कैप्शन दिया। कैप्शन क्या दिया, कैप्शन दिया एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या दिया बच्चा, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन, ये उन्होंने याद रखेंगे, उनका शीर्षक क्या था, उस जो लेख जो उन्होंने प्रयोग किया था, उस प्रयोग का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन या इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और शीर्षक क्या था, जो इनका बच्चों पत्रिका, जिस पत्रिका में ये लेख छपा,
उस पत्रिका का नाम था नेचर ऑफ द सेंडर वरीन। क्या नाम था? नेचर ऑफ द सेंडर वरीन। नेचर ऑफ द सेंडर वरीन, है ना। तो आप क्या करना है कि मेंडल स्टार्टेड हिज हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट इन 1856 एंड लास्टेड 1863। देन उन्होंने क्या किया कि अपना लेख को 1866 ईस्वी में ब्रूनो सोसाइटी के मदद से नेचर ऑफ द सेंडर वरीन पत्रिका में एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से छपवाया। एग्जैक्ट डेट क्या दिया हुआ है? 1866, लेकिन आपके ऑप्शन में तो डेट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मार देंगे? 1865। हालांकि अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? 1866 आपको यहां मारना है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1865, तो हम मार देंगे 1865 ही। अगर लेकिन एक्चुअल डेट क्या है? 1866। याद आ गया आपको सब कुछ? कब क्या था शुरुआत? 1856 में। कब समाप्त हो गया? 1863 में। और पत्रिका कौन सी थी? नेचर ऑफ द सेंडर वरीन। और कैप्शन क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो बाबू, मादा विषम युग्मता है, फीमेल हेट्रोगेमेटी इज। क्या होता है फीमेल हेट्रोगेमेटी? देखो, फीमेल हेट्रोगेमेटी क्या होता है बच्चों, इस पे बहुत सवाल पूछता है और नीट में भी सवाल पूछा था इससे। तो बच्चों, फीमेल का जब गैमेट, तुम क्या जानते हो? अमन, तुम जानते हो कि फीमेल के पास जो गैमेट होता है वो होता है XX, है कि नहीं? और मेल के पास क्या होता है? ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना अभिषेक? और ये XY, ये XY होता है और ये XX होता है। तो ये मेल में होता है हेट्रोगेमेटी। हम लोगों में, मनुष्यों में, फीमेल में होमोगेमेटी होता है, मेल में हेट्रोगेमेटी होता है। आपसे सवाल क्या पूछा है? आपसे पूछा कि मादा विषम युग्मता क्या है, यानी मादा में जब दो भिन्न प्रकार के युग्मक बने, मादा में जब दो भिन्न प्रकार के युग्मक बनता है बच्चा, तो उसे हम कहते हैं फीमेल हेट्रोगेमेटी। ठीक है? तो मादा द्वारा दो भिन्न प्रकार के युग्मक का निर्माण, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल इज नोन एज फीमेल हेट्रोगेमेटी। मादा द्वारा दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण। तो आप पूछोगे कि सर बताइए ऐसा कहां होता है, हमने तो नहीं देखा है। तो मैं बताता हूं बच्चों, देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। जेड डब्ल्यू जेड जेड, जेड डब्ल्यू जेड जेड हेट्रोगेमेटी। बच्चों, इसमें फीमेल देखो, इसमें फीमेल के पास हेट्रोगेमेटी है जेड डब्ल्यू, और मेल के पास जेड जेड है। ये ऐसा कौन बनाता है? ऐसा गैमेट किसके पास है? तो जितने भी आपके एप्स है, जितने भी बर्ड्स हैं, सारे चिड़ियों के पास, सारे बर्ड्स के पास, सारे रेप्टाइल्स के पास, सारे जो रेंगने वाले हैं उनके पास, चिड़िया के पास, है ना, किस प्रकार के हैं गैमेट? तो आप कहेंगे फीमेल हेट्रोगेमेटी है, जेड डब्ल्यू जेड जेड प्रकार के गैमेट है, जिसमें फीमेल क्या होती है? चिड़िया में जो फीमेल होती है उनके पास जेड डब्ल्यू होता है, मेल में क्या होता है? जेड जेड होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा आपको? तो यही सही हो गया। बाकी क्या पढ़ना है? बाकी तो बेकार बीच दिया हुआ तो खत्म करने वाली बातें आप पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है नर द्वारा चार प्रकार के भिन्न युग्मों का निर्माण, गलत बात।
और बहुत दोनों सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ए इज द राइट आंसर, है ना। और ये तो आपसे पूछ सकते कभी कभी कि बताइए पायरट में किस प्रकार का होता है युग्मक निर्माण? तो कहेंगे फीमेल हेट्रोगेमेटी। पूछ सकता है टर्की में, कबूतर में, कुछ भी पूछ सकता है। नीट में क्या करेगा? आपको नाम दे देगा। आपको याद करो बर्ड्स का, जितना भी बर्ड्स होंगे, जितने भी रेंगने वाले होंगे, सबका क्या होता है? ZWZZ। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। कोशिका विभाजन के समय अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण असफल होने पर गुणसूत्रों की हानि या लाभ क्या कहलाता है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन cycle result in the gain or loss of chromosome is known as। तो हमारे जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं उनको मैंने लिखवाया था कि द गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोजोम इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं उसको? एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। और इससे होता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन होता है। तो कोशिका विभाजन के समय अर्धगुणसूत्रों का पृथक्करण असफल होने पर गुणसूत्रों की संख्या तो ज्यादा हो जाती है, तो हानि हो जाएगी। तो गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा हो जाएगी या हानि हो जाएगी, इससे हम क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी। आओ इसको और बढ़िया से मैं समझाता हूं आपको। मान लो कि आपके पास गुणसूत्र कितने हैं? आपके पास गुणसूत्र है 46। कितने है बच्चों? 46 है। तो 46 में मान लीजिए 44 तो आपका ऑटोजोम है, और बाकी ये एक्स वाई जो होता है ये मेल का है। और फिर इसी तरह से 44 प्लस एक्स और एक्स ये फीमेल का है। तो कह रहा है कि पृथक्करण के असफल होने पर गुणसूत्र का लाभ, मान लीजिए यहां एक्स है और फिर यहां एक और एक्स जुड़ गया, एक्स एक्स वाई हो गया, तो यहां पे बीमारी हो जाता है जेनेटिक डिजॉर्डर, जिसका नाम है लाइन-फेल्टर सिंड्रोम। क्या नाम है? लाइन के शुरू होगा, लाइन फेल्टर सिंड्रोम। इसमें फीमेल मेल ट्रांसजेंडर बनता है। कभी कभी क्या होता है, ये ना होकर कैसा हो गया, इसमें एक हट गया, तो देखिए बन हो गया, ये 47 हो गया और ये 45 हो गया। तो यहां पे क्रोमोजोम का लाभ हो रहा है, गेनिंग हो रहा है, यहां लॉस हो रहा है। यहां भी बीमारी होती है बच्चों, टर्नर सिंड्रोम। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी सेशन में टर्नर सिंड्रोम। तो इसे हम क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी। आशा करता हूं कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूंगा। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए मेंडल के नियम के एक अपवाद कौन सा है? प्रभाविता का नियम। मेंडल ने बच्चों 3 नियम दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और फिर दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपविभन का नियम और सेग्रीगेशन का नियम दिया था, युग्मक के अलगाव का नियम दिया था। तो ये तो नियम हो गया, ये और ये तो दोनों नियम है, तो अपवाद होगा नहीं। प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स की बात करना नहीं है। हाँ, मेंडल के नियम को ही जब हम पढ़ते हैं स्वतंत्र अपविभन का नियम, तो यही अपवाद निकल के आता था, लिंकेज, सहलग्नता। तो मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद क्या है? सहलग्नता। पूछेगा आपसे बच्चों कि मेंडल के प्रभाविता का नियम का क्या अपवाद है? मेंडल के प्रभाविता का नियम का क्या अपवाद है? तो आप कहेंगे कि मेंडल के प्रभाविता का है सबसे पहले कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सह प्रभाविता। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा
इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता, तो ये दोनों अपवाद हो गए यहां पे, यानी मेंडल के नियम के 3 अपवाद हो गए, एक तो सप्रभाविता, एक अपूर्ण प्रभाविता और एक सहलग्नता लिंकेज। तो इस सवाल के लिए उत्तर क्या हो गया बच्चों? लिंकेज। कौन सा नंबर हो गया? बी नंबर, सी नंबर। कौन सा हो गया बच्चों? सी नंबर इसका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो बच्चों आ जाओ, देखो 9th नंबर सवाल, हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया इज अ, बताना इसमें से क्या है बच्चों। हीमोफीलिया क्या है? तो सबसे पहले आपको याद करना है कि हीमोफीलिया का एक और नाम है ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। एक और नाम इसको बोलते हैं, एक और नाम है इसका रॉयल डिजीज, शाही रोग, रॉयल डिजीज। सबसे पहली बात कि हीमोफीलिया जो बच्चों, ये हीमोफीलिया मेंडेलियन डिजॉर्डर है, और मेंडेलियन डिजॉर्डर में क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजॉर्डर है, यानी एक्स सहलग्नता रिसेसिव बीमारी है। याद हो गया? हीमोफीलिया में अब होता क्या है कि रक्त में अगर कहीं आपका हाथ कट गया, पैर कट गया, तो जल्दी थक्का नहीं जमता है। थक्का जमने में अमूमन अगर सामान्य कोई व्यक्ति है और उसको कोई कट गया कुछ चीज, तो उसके शरीर में रक्त का थक्का जमने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। इसमें आपको 30 मिनट से 1 घंटा का समय लग सकता है, यानी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो होता है वो एब्सेंट होता है इसमें। और इस रोग के वाहक कौन है? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। 1803 ईस्वी का समय है जब जॉन ऑटो साहब ने इस बीमारी के बारे में पता लगाया, खोज किया और बताया कि विक्टोरिया जो महारानी है ये मतलब रोग से ग्रसित थी और उनके संतानों में ये बीमारी पाया जा रहा था, इसीलिए इसे कहा गया क्या? शाही बीमारी, रॉयल डिजीज। तो रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में। तो अगर आपसे पूछे कि हीमोफीलिया क्या है, तो कहेंगे मेंडेलियन डिजॉर्डर है। और कैसा कहेगा? कहेंगे मेंडेलियन डिजॉर्डर में एक्स लिंक रिसेसिव डिजॉर्डर है। ठीक है ना? ये तो नहीं होगा। गुणसूत्र व्याधि है बच्चों कौन कौन? अभी बताया मैंने आपको, लाइन्स-फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब लिखेंगे आप सभी, मैं बोल दे रहा हूं जल्दी जल्दी, है ना? ये सभी क्या है? गुणसूत्रीय व्याधि है। अब बच्चे बोलेंगे हम लोग, देखो आ गया डाउन सिंड्रोम क्या है, अभी जस्ट आ गया कि डाउन सिंड्रोम क्या है। मेंडेलियन व्याधि है? नहीं। क्या है बच्चों? ये गुणसूत्रीय व्याधि है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों? एनुप्लॉयडी के तहत जब आपका जब आपको कैरियोटाइपिंग में क्या हो जाए? 44 प्लस x0, यानी 45 ही क्रोमोसोम रह जाए, तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? डाउन्स नहीं बच्चों, सॉरी नहीं, ये नहीं। देखिए ये तो टर्नर हो गया। डाउन सिंड्रोम बहुत ही खतरनाक बीमारी है और बहुत ही शानदार बीमारी है और बहुत फंसाता है बीमारी। सभी हम फंस रहे थे, अगर नहीं ध्यान देते तो फंस जाते हैं हम भी। डाउन सिंड्रोम क्या होता है बाबू? डाउन सिंड्रोम में बच्चों ये 21वें नंबर का क्रोमोजोम, 21वें नंबर के क्रोमोजोम क्रोमोजोम में ट्राइजोमी होती है।
क्या होता है? ट्राइजोमी। यानी देखिए, जब 21वें नंबर क्रोमोजोम में ट्राइजोमी होगी तो क्या होगा? अब हमने 44 होता है, 21वें नंबर पे ऑटोसोम्स पे है तो 45 प्लस एक्स एक्स वाई। ट्राइजोमी का मतलब ट्राई माने 3, जोमी माने एक साथ। जब 3 क्रोमोजोम एक साथ अटैच हो जाए तो इसे कहते हैं ट्राइजोमी। तो 45 प्लस एक्स एक्स वाई, 45 प्लस एक्स एक्स वाई जो होगा ये ट्राइजोमी है। तो डाउन सिंड्रोम में बच्चों 21वें नंबर का क्रोमोजोम प्रभावित होता है और इसमें अमूमन वे महिलाएं जो प्रेगनेंसी 45 साल के आसपास ग्रहण करती हैं, थोड़ा उनका समय ज़्यादा हो जाता है, और तब जो प्रेगनेंसी ग्रहण करती हैं 40, 45, 35 के आसपास के ऊपर की महिलाओं के बच्चों में ये डाउन सिंड्रोम के गुण देखने को ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बच्चे क्या हो जाएंगे, उनका हेड हो जाएगा गोल, छोटा हो जाएगा, और बुद्धि क्या होगा, थोड़ा कम विकसित होगा, है ना। होठ फटे रहेंगे, थोड़ा मुंह खुला रहेगा, बड़ी सारी इसमें, और उनको जन्मजात हार्ट का समस्या होगा। तो ये हो गया क्या? डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय व्याधि है। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। चलो बच्चों देखो, मेंडल के नियम की खोज की। मेंडल्स लॉ वेयर डिस्कवर्ड बाय। बच्चों बहुत ट्रेजिक कहानी है कि मेंडल साहब ने अपना नियम दिया और मेंडल साहब की डेथ हो जाती है 1884 ईस्वी में। 1884 में मेंडल साहब मर जाते हैं और उनको इस काम के लिए कोई ख्याति नहीं मिलता है, कोई ख्याति उनको नहीं मिला इस काम के लिए। तब इनके मरने के 34 साल के बाद, 84 में मरे, 84 में जोड़ देंगे 34, क्या आ जाएगा? 84 में 34 जोड़ो, 4 4 8, 8 3 11, है 118 हो गया ना? हो नहीं, 16 साल बाद तब होगा। मरने के इनके 16 साल बाद कितना हो गया? 100, 1900 ईस्वी आएगा। यानी मरने के इनके 16 साल के बाद इनके प्लान की रीडिस्कवरी हुई। 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक थे जो क्या क्या किए, इनके प्लान, जो इनके एक्सपेरिमेंट था 1900 ईस्वी में, इनके एक्सपेरिमेंट को 3 व्यक्ति जो अलग अलग देश के थे। कार्ल लॉरेंस ये जर्मनी के थे, जर्मनी के थे ये। हुगो डी व्रीज ये हॉलैंड के थे, हॉलैंड के थे। और इनका पूरा नाम है एरिक वॉन सर्मैक। ये कहां के थे? ये उन्हीं के गांव, उन्हीं देश ऑस्ट्रिया के थे। ये सभी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कार्ल लॉरेंस मक्का पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ह्यूगो डी व्रीज जो हॉलैंड के थे, ये इवनिंग प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज, सबको दिख रहा? इवनिंग प्राइम रोज, संध्या प्राइम रोज पर काम कर रहे थे। सरमैक बड़े सारे डिफरेंट भिन्न भिन्न पौधों पर काम कर रहे थे। और जब सारे लोग अपना काम कर लिए तो इनका भी वही रिजल्ट आया जो मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर 16 साल पहले, हालांकि वो तो मरे थे मेंडल ना बच्चों 66, हालांकि मैं सही बोल रहा हूं। देखो वो तो मरने काम ना हो गया, तो 66 में वो मतलब काम किए थे, डिस्कवरी किए थे। तो अगर हम बात करें 1866 और कितना 34 हो गया ना? हो गया ना? ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब उनके मरने के 16 साल बाद और उनके एक्सपेरिमेंट के 34 साल के बाद
उनका एक्सपेरिमेंट छपा कब? 66 में। और उनके मरने के 16 साल के बाद क्या हुआ कि उनके प्लान की रीडिस्कवरी हुई। और किसने किया? तो कार्ल कॉरेंस ने, जर्मनी के थे, मक्का पे कर रहे थे रिसर्च। ह्यूगो डिब्रीज हॉलैंड के थे, प्राइम रोज पे कर रहे थे। इन्हें हम म्यूटेशन, उत्परिवर्तनवाद के जनक भी कहते हैं, म्यूटेशन के जनक कहते हैं। सरमैक कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। और सभी लोगों ने मिलकर के वही रिजल्ट निकाला जो मेंडल ने 66 में ही एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन शीर्षक से जो निकलवाया था, एकदम उसके समकक्ष आ गया। तब उन्होंने कहा, तब मेंडल की ख्याति हुई। तब यानी मेंडल के विख्यात करने में जिन व्यक्तियों का योगदान है वो 3 महान हस्तियां हैं। कौन कौन? कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिब्रीज और एरिक वॉन सरमैक। ठीक है ना? आप समझ गए होंगे। यहां उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें सभी ने। डी नंबर। देखो अगला सवाल, टीटी और टीटी। टीटी से संयोग करता है संतान परीक्षण, क्या होगा? टीटी देखो ध्यान से, ये जो ड्वार्फ वाला है, जब टीटी हम बोलेंगे तो ये छोटे छोटे वाले हैं, ये ड्वार्फ वाले हैं। हम बना रहे हैं बच्चों, देखो पनेट स्क्वायर। क्या बना रहे हैं? पनेट स्क्वायर। रीजनल सी पनेट जिन्होंने दिया था, इसमें हम क्या करते हैं? प्लांट के जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो को चेक करते हैं, वही चेक करने जा रहे हैं। करेक्ट। टीटी और टीटी, एक बड़ा टी, यानी यहाँ पे एक डोमिनेंट है, ये दोनों रिसेसिव वाला था, डोमिनेंट। टीटी और टीटी से संयोग करता है संतान का लक्षण क्या होगा? टीटी मेट्स विथ टीटी, टीटी मीन स्मॉल टी, रिसेसिव टी मेट्स विथ डोमिनेंट टी, व्हाट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स? देखो बच्चों, तो ध्यान दो, अब मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये सी पनेट का स्क्वायर है जो उन्होंने 1905 में दिया था। तो टी और टी करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे हो गया, फिर इससे कर रहे हैं, हो गया, फिर टी से कर रहे हैं, देखो टी, और फिर देखो टी। यानी ये बड़ा टी है, ये डोमिनेंट है, तो ये अपने गुण को कर देगा क्या? एक्सप्रेस कर देगा, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा। तो 2 लंबे हुए संतान और 2 हो गए छोटे, बौने हो गए। यानी 50-50% सिनेरियो बन रहा है, 50-50% सिनेरियो बन रहा है कि संतान लंबे और छोटे हो रहे हैं। तो देखो यहां पे कर कि 75% अप्रभावी, ये तो होगा नहीं, 50% अप्रभावी। ठीक है, देखो टीटी हो रहे हैं, ये टीटी दोनों छोटे हैं, ये बड़े हैं, लेकिन देखो 50% बड़े हो रहे हैं, 50% छोटे हो रहे हैं। 50% में प्रभाव पड़ रहा है और 50% पे प्रभाव नहीं पड़ा। इन पर प्रभाव पड़ा, इन पर प्रभाव नहीं पड़ा, तो 50% क्या हो गए? अप्रभावी, यानी 50% हो गए रिसेसिव। क्या हो गए? रिसेसिव। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, देखो युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे के उपस्थिति में स्वयं को व्यक्त नहीं कर सकता है कहलाता है। दलील विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर इज कॉल्ड व्हाट? रिसेसिव। जब 2 एलील एक साथ हो और एक अपने आप को प्रकट कर देता है, जो प्रकट करता है वो डोमिनेंट कहलाता है, और जो अपने कैरेक्टर को प्रकट नहीं कर पाया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, उसे कहते हैं रिसेसिव। तो सवाल क्या है? प्रकट का मतलब अभिव्यक्त, जो अपना कैरेक्टर को व्यक्त नहीं कर पाया उसे हम लोग कहते हैं अप्रभावी। कर देता तो प्रभावी, दोनों साथ में कर देते तो सप्रभावी। यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा? अप्रभावी। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अब बच्चों देखो, आनुवांशिक पदार्थों का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड है। स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल अफेक्टेड बाय म्यूटेशन इज, कौन सा है? कि आनुवांशिक पदार्थों का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटा छोटा खंड को क्या बोलते हैं? तो बच्चों छोटे छोटे खंड को हम कहते हैं म्यूटॉन। क्या कहते हैं? म्यूटॉन कहते हैं। और जो
म्यूटेशन कराता है उसे हम लोग कहते हैं म्यूटाजेन। म्यूटाजेन। रिकॉन तो लाइट बीम होता है। एक्सॉन आप समझते हैं नर्वस सिस्टम का भाग है। सिस्टर्न तो सिस्टर्नी से संबंधित है, गोल्जी अपैरेटस में था, है ना। तो ये क्या हो गया, म्यूटाजेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, म्यूटॉन हो जाएगा। जो प्रभावित हो रहा है डीएनए खंड, डीएनए के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं, और जो म्यूटाजेन से प्रभावित हो रहा है उसे म्यूटॉन कहते हैं। और म्यूटाजेन म्यूटॉन को प्रभावित करता है और हो जाता है म्यूटेशन। क्या होता है, म्यूटेशन। चलो अब आगे देखो, तो इसका उत्तर क्या हो गया, म्यूटॉन। अनुवांशिकी के जनक कौन है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। सबको पता है कौन है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। कभी कभी उनका पूरा नाम पूछ देता है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल सबको पता है, कहां के थे मैंने बता दिया है, आप इसको देखें बढ़िया से। ह्यूगो डिब्रीज किसके जनक है बच्चों, उत्परिवर्तन के। उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तनवाद यानी म्यूटेशन। देखो सवाल पूछा हुआ ये सब, और इतना कर लोगे तो तुम लोग कोई गैस फेस कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा आपको, इसमें से आएगा। जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा परीक्षा में नहीं पूछेगा, है ना। एकदम सॉलिड कंटेंट है, कम पढ़िए, विस्तार से सीखिए। अब देखो मॉर्गन, ये क्या है, ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये क्या है बच्चों, अनुवांशिकी विज्ञान के जो प्रायोगिक अनुवांशिकी है, प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक है। डार्विन क्या है बच्चों, डार्विन तो पढ़े होंगे आप लोग, नियम दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जीवन के लिए उच्चतम उत्तरजीविता। डार्विन बात पढ़ेंगे हम लोग, तो ये डार्विन तो थे नहीं, तो इसके जनक कौन हो गया, इसके जनक हो गए मेंडल। आगे बढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। देखो बहुत शानदार सवाल है बच्चों, बहुत ही शानदार सवाल है ये। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तुम गौर करना। एक ही माता पिता के संतान का चेहरा अलग कैसे हो जाता है। एक ही माता पिता है लेकिन उनके हर संतान का चेहरा अलग अलग है, ऐसी क्या खास बात है, ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है बाबू, क्योंकि सेल डिवीजन के प्रोसेस है, माइटोसिस और मियोसिस। बच्चों मियोसिस में दो प्रोसेस होता है, एक होता है प्रोफेज फर्स्ट, एक होता है प्रोफेज सेकंड। तो जब बच्चों प्रोफेज जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 का जो प्रोफेज होता है वो ला जरा पानी दे दे 5 साइकिल में बटा होता है। कौन कौन, तो सबसे पहले होता है लैप्टोटिन। लैप्टोटिन इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम को हम लपेट के टाइट करते हैं। फिर होता है जाइगोटिन। जाइगोटिन लैप्टोटिन, जाइगोटिन, और तीसरा होता है पैकिटिन। पैकिटिन, और पैकिटिन में ही बाबू, पैकिटिन में ही रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन बनता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या करते हैं, मान लो ये क्रोमोसोम है, एक यहां क्रोमोसोम आया, और दोनों के नन सिस्टर क्रोमैटिड मिले। देखो ऐसे बन गया, एक यहां क्रोमोसोम ऐसे है, देखो, यानी देखो यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जब मम्मी और पापा
दोनों के क्रोमोजोम क्या हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, है ना। यहां पे मियोसिस 2 होता है और पैकेटिन, पैकेटिंग में ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। दोनों क्रोमैटिड का एक जो ये दूसरे क्रोमोसोम का है क्रोमैटिड और ये दूसरे क्रोमोसोम का है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्या होता है, कला की क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है बच्चों, इन विच स्टेज डज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, द आंसर इज पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होगा कि देखो ये पैक हो रहे हैं और दोनों मिला तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, और इसी गुण के कारण क्रॉसिंग ओवर के चलते ही मम्मी पापा यानी एक माता पिता के संतान के चेहरे अलग अलग हो जाते हैं, वो होगा क्या, पैकेटिन। फिर होता है तुम्हारा डाइकाइनेसिस, डिप्लोटिन, फिर होता है डिप्लोटिन और फिर होता है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। बच्चों ये सेल डिवीजन में विस्तार से मतलब कि पढ़ना है आपको, तो अभी मैं तो करा रहा हूं क्वेश्चन आंसर, जब पूरा सारे चैप्टर का 11th का 12th का क्वेश्चन से करा दूंगा तो मैं बायो पढ़ाऊंगा भी आपको, तो उस समय मैं आपको ये सब बातें सिखाऊंगा। तो ये पैकेटिन है ना, डाइकाइनेसिस यानी देखो लेप्टोटिन, पैकेटिन, डाइकाइनेसिस सब मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 की अवस्था है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, इसका आंसर होगा पैकेटिन। अब हम बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की ओर। अब बच्चों देखें अगला सवाल, इनमें से कौन लिंग प्रजनित रोग है, विच ऑफ देज इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो उत्तर क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया है। याद करना एक्स लिंक इनहेरिटेंस में हीमोफीलिया आता है, और इसमें देखो और बीमारी आती है वर्णांधता, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता आता है बच्चों कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस आता है। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस वाली बीमारी है, टीबी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा रक्त समूह, रक्त किसी भी रक्त समूह के रोगी को दिया जा सकता है, ब्लड ऑफ विच ग्रुप कैन बी गिवन टू अ पर्सन ऑफ एनी ब्लड ग्रुप। बच्चों जो ओ है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सर्वाधिक रक्तदाता समूह बोलते हैं इसको। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ओ नंबर क्या हो जाएगा, ओ होगा। इसके अलावा ऑप्शन, अब देखो अगर आपसे पूछे विच ब्लड ग्रुप इज रियल यूनिवर्सल डोनर, रियल पूछे तुमसे, रियल यूनिवर्सल डोनर वास्तविक पूछे तुमसे, ये भी है, लेकिन इसी में अगर हम एंटीजन के माध्यम से करें इसका क्लासिफिकेशन तो ओ निगेटिव, बच्चों ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव वालों को ब्लड दे सकता है, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव को नहीं दे सकता है, ओ पॉजिटिव केवल सारे पॉजिटिव को देता है, ओ निगेटिव जो है सारे को दे देगा, निगेटिव वाले ए निगेटिव ए पॉजिटिव, बी निगेटिव बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव वो निगेटिव। तो वास्तव में वास्तविक जो रियल यूनिवर्सल डोनर है वो कौन है, ओ निगेटिव। हालांकि तो दिया नहीं आपके सवाल में, आपके सवाल में यही दिया हुआ है, अगर ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव दोनों ऑप्शन में रहता तो मारेंगे हम क्या, ओ निगेटिव मारेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा इसका, ओ। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितनी बार बता चुके हैं कि 23 जोड़ी यानी कि 23 पेयर्स यानी कि 46। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अब बच्चों देख लो अगला सवाल है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइप, फिनोटाइप फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, द फिनोटाइपिक रेशियो इन अ डी हाइब्रिड क्रॉस इज। बच्चों जब हम किसी भी स्पेसीज के दो गुणों को लेकर के क्रॉस कराएं, मेंडल साहब ने किया था, दो गुणों को लेकर के क्रॉस करा दें तो इसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस,
तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, देखिए पूछा एग्जाम में आपके 2013 में, फिर पूछेगा, बहुत बार पूछते रहता है ये कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो फिनोटिपिक रेशियो बच्चों, फिनोटिपिक रेशियो आपको याद रखना है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है इसका फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है ये होता है 9:3:3:1। क्या होता है, याद रहेंगे। फिनोटाइप रेशियो ये आपसे पूछेगा जो दिखता है, तो जो दिखता है वो रेशियो कौन सा है, 9:3:3:1। बच्चों अभी तक एग्जाम में जीनोटाइप रेशियो नहीं पूछा है कि द जीनोटाइपिक रेशियो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज, नहीं पूछा है कभी। लेकिन मान लीजिए कभी पूछ दे तो आप याद कैसे रखेंगे, देखिए हमेशा क्या पूछेगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये बच्चों। तो इसका उत्तर होगा 9:3:3:1। जब हम पौधे के या किसी भी जाति के दो गुणों को लेकर के हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं तब। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछ दे इसका जीनोटाइपिक रेशियो तो याद करेंगे 1:2:1, इसका दुगना कर देंगे हम, 1:2:1 दुगना कर देंगे, क्या कर देंगे 2:4:2, फिर इसको लिख देंगे 1:2:1, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, ये हो गया जीन के लेवल पर जीनोटाइपिक रेशियो। ये अभी तक नहीं पूछा है, याद कैसे करेंगे, 1:2:1 इसका दुगना कर देंगे फिर इसको उतार देंगे। तो ये मैंने आप याद कर लेंगे। ज्यादा कोई पूछता है आपसे, ये पूछता है, तो इसका आंसर भी यही होगा। फिनोटाइप 9:3:3:1, जीनोटाइप 1:2:1:2:4:2:1:1। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। देखो जीन फॉर हाइपर ट्राइकोसिस, बच्चे एक मतलब जेनेटिक्स डिजॉर्डर भी है, एक्चुअली डिजॉर्डर तो नहीं है कहेंगे, लेकिन माने हाँ सभी के ईयर पिन्ना पे यहाँ पे सबके बाल नहीं आता है, किसी किसी व्यक्ति को बाल यहाँ आ जाता है। जब ईयर पिन्ना पे बाल आ जाए, तो ईयर पिन्ना पे जब बच्चों बाल आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि भाई वाई क्रोमोसोम पे कुछ डिफॉर्मिटीज है। यानी जीन फॉर हाइपर ट्राइकोसिस यानी हैविंग हेयर नॉट हेयर हैविंग ईयर पिन्ना इज प्रेजेंट ऑन, कि भाई हेयर जब आपके कानों प्रेजेंट हो तो उसमें किस जीन की बहुलता है, वाई क्रोमोसोम पर बहुलता है। किस पर है, वाई क्रोमोसोम पर, ठीक है ना। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, जस्ट बताया था मैंने कि क्रॉसिंग ओवर होता है पैकिटिन में, पैकिटिन की अवस्था थी। और देखो तो यहां और क्रॉसिंग बना, यानी ये देखो ये पूरा क्रोमोसोम, ये क्या है, ये है तुम्हारा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ये है धागा, और सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर यहां दो क्रोमोसोम है, ये क्रोमैटिड, ये दोनों है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी असमजातीय क्रोमैटिड्स। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन non-sister chromatids. You will have to learn about that. This is also very very important questions. Next question. चलो बच्चों देखो, विपरीत गुणों के जोड़े निर्धारित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं, जीन्स which code for a pair of contrasting traits are known as। contrasting का मतलब होता है विपरीत, यानी जैसे काला गोरा एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट हो गया। तो विपरीत गुणों के जोड़े को निर्धारित करने वाले जिनको हम लोग कहते हैं विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस, ठीक है। और समान गुणों को निर्धारित करने वाले जिन को हम कहते हैं होमोजाइगस।
ठीक है ना। अप्रभावी, जब दो ट्रैट हो, दो जीन हो और अपने आप को ये प्रभावी नहीं कर पाए तो इसे कहेंगे अप्रभावी। ठीक है ना। एलील तो जुग्म विकल्पी हो गया, एक जीन के दो ट्रैट। मानवधीर ए बी वर्ग में क्या होता है? तो ए बी वर्ग में बच्चों एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। एंटीबॉडीज अनुपस्थित रहते क्या होता है? एंटीबॉडीज आर अब्सेंट। याद रखना, ये तो आपको 11th में पढ़ना है ये सब बातें, इस पे ज्यादा क्या जोर देना है, याद रख लीजिए। पढ़ाया हुआ मैं आपको 11th में, 11th का आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा दूंगा, करा दूंगा क्वेश्चन। एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, याद कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों देखो, वरांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज। क्या बच्चों रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है? लाल तथा पीला रंग, लाल तथा हरा रंग, नीला तथा हरा रंग, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसमें सबसे बढ़िया है क्या? लाल तथा हरा रंग। बच्चों हमारे आंख में रेटिना में रंग को पहचानने वाले स्पेशल प्रकार के सेल होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कौन सा सेल? शंकु सेल। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है उसका ये शंकु सेल ऑब्सेंट हो जाता है। आंख के रेटिना में उनको क्या नहीं मिलता है? शंकु सेल उनका ऑब्सेंट हो जाता है। तो जब शंकु सेल ऑब्सेंट होता है तो वे लाल और हरा रंग में नहीं कर पाते हैं क्या? विभेद, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया बच्चों? इसका उत्तर हो गया लाल तथा हरा रंग। अच्छा, वर्णांधता क्या है? तो कहेंगे दिस इज ऑल्सो मेंडेलियन डिजॉर्डर। ये भी मेंडेलियन डिजॉर्डर है और ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजॉर्डर है। क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव। दो बीमारी है ऑटोजोमल रिसेसिव। कौन कौन? हालांकि बहुत सारा है, अभी मैं आपको दो बता रहा हूँ। एक्स, ये जो एक्स लिंक्ड वाला है, एक्स लिंक रिसेसिव बच्चों, सॉरी, क्या ये एक्स लिंक रिसेसिव है? कौन कौन? तो आपको हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक रिसेसिव बीमारी है। इसमें क्या होता है? रोगी कलर ब्लाइंडनेस में लाल तथा हरा रंग में पहचान नहीं कर पाता है। अगर लाल रंग में पहचान नहीं कर पाए तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोनोपिया। और जब हरे रंग की पहचान नहीं कर पाए तो इसे कहते हैं ड्यूटेरोनोपिया। पूछ दे खाली, ऐसे पूछ दे कि वैसा बताइए स्थिति कलर ब्लाइंडनेस में जब कोई रोगी लाल कलर में पहचान नहीं कर पाता हो तो उसे बोलते हैं प्रोटोनोपिया। जब हरा कलर उससे नहीं पहचान आता हो तो उसे कहते हैं ड्यूटेरोनोपिया। और जब वो नीला कलर नहीं पहचान पाता हो तो उसे कहेंगे ट्राइटेनोपिया। इसको आप लिख लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखिए इसमें दिया हुआ है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था। क्या किया था? सहलनता का नियम नहीं। कौन दिया था? मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। 10% ऊर्जा का नियम लिंडमान ने दिया था। ये हम पढ़ाएंगे आपको इन्वायरमेंट में, लिंडमान ने दिया था। अनुवांशिकता का नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, किसने दिया था? मेंडल साहब ने दिया था, है ना। तो हो गया इसका आंसर सी नंबर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नेक्स्ट देखो, मानव रुधिर ओ वर्ग में होता है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ हैज। एंटीबॉडी अनुपस्थित नहीं, गलत बात है। इसमें क्या अनुपस्थित होते हैं बच्चों? तो इसमें एंटीजन नहीं होता है, तभी तो सबको दे देता है। एंटीजन एब्सेंट, देखो दोनों सवाल पूछा हुआ है ना। तो एंटीजन क्या होता है? इसमें अनुपस्थित होते हैं। अगला सवाल देखो, द्विसंकर क्रॉस का फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? याद तो हो गया आप लोगों को, 9:3:3:1। आगे बढ़ेंगे। मेंडल के प्रयोगों में एक लक्षण के दो वैकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं? द टू कंट्रास्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कैरेक्टर यूज इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड जीन नहीं, कॉल्ड फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप नहीं, क्या कहते हैं इसको? युग्म विकल्पी एलिलोमॉर्फ कहते हैं बच्चों। डीएनए के छोटे छोटे खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। फिनोटाइप
कैरेक्टर के जब हम क्रॉस कराते हैं और जो दिखता है, जैसे कि अभी मेरा बाहरी पोस्चर, मेरा दिख रहा है, सब बाहरी जो पोस्चर है, मैं जैसे दिख रहा हूं, ये मेरा फिनोटाइप है। अंदर में जो क्रोमोसोम लेवल पर जो हमारा मतलब कि वेरिएंस है, विविधता है, उसे हम लोग कहते हैं जीन लेवल जीनोटाइप। उत्तर क्या होगा इसका? जुग्म विकल्पी। बच्चों ये परिभाषा, ये डेफिनेशन याद कर लेंगे कि मेंडल के प्रयोग में, देखिए परिभाषा, एक लक्षण के दो वैकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं? वेरी गुड। एक लक्षण के दो वैकल्पिक प्रकार को कहते हैं हम लोग युग्म विकल्पी। लिख लेना परिभाषा आई बहुत बढ़िया, कि एक लक्षण के दो वैकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। क्या कहेंगे? द टू contrasting aspect of the same character is known as एलिलोमॉर्फ। आ जाओ। लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफेद त्वचा वाले मवेशी से क्रॉस कराया जाए, ठीक है, आर आर है, रेड रेड, और यहां सफेद वाला है, व्हाइट व्हाइट, चाहे टीटी मान लो, व्हाइट व्हाइट ब्लू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे छोटा आर मान लो, छोटा आर मान लो, ऐसे माना जाता है, मान लो जाता है। जिसके उपरांत F1 पीढ़ी में चितकबरा या रोन त्वचा वाला संतान पैदा होता है। इसका गैमेट होगा आर, इसका जुग्मक केवल आर होगा। जब दुगो होता है तो लिखते हैं, क्रॉस कराए तो हो गया आर और आर, और ये चितकबरा हुआ। क्या हुआ? चितकबरा हुआ। यह किसको दर्शाता है? तो ये बच्चों दर्शाता है कोडोमिनेंस को। जब दोनों गुण अपने आप को, जब दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, अपने आप को अभिव्यक्त कर दे, तो इसे हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंस। जैसा कि आपको मैं एग्जाम्पल बताया था कोडोमिनेंस का, याद रखेंगे। एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, स्नैपड्रैगन, स्नैप ड्रैगन, मिराबिल्स जलेपा। पता था ना कि वो पिंक हो गया था, लाल और व्हाइट था, और ऐसे बना था, पिंक हो गया था वो। उसी आधार पे एक सवाल देखो जनरेट कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा कि जब दोनों जीन, जब दोनों कैरेक्टर, जब दोनों गुण अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, तो उसे कहते हैं हम लोग सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। कोई दिक्कत? अपूर्ण प्रभाविता तो नहीं हुआ, पूर्ण प्रभाविता, कंप्लीट डोमिनेंस तो नहीं हुआ, संलग्नता लिंकेज तो टीएच मॉर्गन वाली बात है, तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से 1 घंटे पूरे हो गए होंगे, और अगला वीडियो अगले एपिसोड में आएगा। तब तक आप इसको देखें, पढ़ें, और ज्यादा बच्चों कुछ नहीं पढ़ना है। देखो जल्द ही परीक्षा यहाँ पे क्या आएगा, मतलब कि आएगा सब, पत्रिका वगैरह बहुत सारा आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाना है बायोलॉजी में, थ्योरी में 70 में 70। आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको मुझे फॉलो करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे कराता हूँ ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार सा प्लेटफॉर्म है, हमारा एपेक्स क्लासेस सासाराम, है ना। तो आप वीडियो को देखें, प्यार दें, कमेंट करें बच्चों कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट भी करें और लाइक भी कर दें। इससे हमें मिलती है शक्ति, ऊर्जा, और अब हम मिलते हैं आपसे इसी के एक नए दूसरे सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।